प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास अमरेली, गुजरात से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। अब धीरे धीरे यहाँ अपनी सामर्थ्य के हिसाब से व्यवस्था बना रहा हूँ ताकि आप लोगों से मिलना जा सके। मैं जहाँ पे पहले रहता था वहाँ लोग मुझसे मिलने के लिए कहते थे, पंडित जी मुझे मिल कर के कुंडली दिखानी है, तो असमंजस हो जाती थी स्थिति की, पता नहीं कैसे बुलाऊं, कहाँ बुलाऊं, वैसी व्यवस्था थी नहीं। लेकिन अब मैं जहाँ पे हूँ, लखनऊ में हूँ मैं, और आप लोगों में से अगर कोई मुझे मिल कर के, वो सिर्फ एक ज्योतिषी की तरह मैं नहीं मिलता, बहुत अपना बना करके मिलता हूँ और उसी की कोशिश भी रखता हूँ ताकि आपको ये न लगे कि आप किसी पेशेवर प्रवृत्ति के व्यक्ति से मिल रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। अमरेली, गुजरात से कुंडली, तुला लग्न की कुंडली बनी है। लग्न में ही मंगल और केतु बैठे हैं। पंचांग पहले बता देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पंचांग बना है इनका पौष माह, उत्तरायण, शिशिर ऋतु, सोमवार, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। जातक का जन्म हुआ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को, और शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। पौष माह में जो जन्मे लोग होते हैं उसमें शास्त्रकार ये कहते हैं कि पौष माह में जन्मे लोग भयाक्रांत नहीं होते, उनको किसी भी विषय वस्तु का भय नहीं होता है और वो डरपोक नहीं होते, ये एक अच्छी बात है। उसके बाद शिशिर ऋतु पे ग्रहों में से जितने भी ग्रह हैं, नवग्रह, उनमें से शिशिर ऋतु पे शनिदेव का प्रभाव है और इस कारण से कई बार व्यक्ति के दिमाग में प्रश्न बनते हैं, थोड़ा स्वास्थ्य भी कमज़ोर होता है, लेकिन विलंब से ही सही सारे परिणाम लगभग पक्ष में आते जाते हैं। जन्म हुआ है जातक का सोमवार को, वार के अधिपति चंद्रमा हैं और इस कुंडली के दशम भाव के स्वामी हैं और उच्च के बैठे हैं। जन्म कुंडली में जब आगे मैं इस पर चर्चा करूंगा तो ये बताऊंगा कि जब दशम भाव के स्वामी उच्च के होते हैं तो किस तरीके का परिणाम करते हैं और वो कैसा असर जातक के जीवन पे डालते हैं। यहाँ मैं एक बात और भी कहूँगा, सोमवार को जन्मे लोग जो होते हैं वो धीर गंभीर होते हैं, काफ़ी इमोशनल और व्यवस्था बनाने में माहिर होते हैं। मतलब उनमें बहुत अच्छी बात ये होती है कि वो बहुत बेहतरीन व्यवस्थापक होते हैं और उनके अंदर कृपणता नहीं होती है, धन बचाने के पीछे बहुत ज़्यादा भागते नहीं हैं, उनका दिमाग बिल्कुल ही खाली और लगभग स्पष्ट सा रहता है। शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, इस कारण से व्यक्ति के जीवन में धन, वैभव, सुख, समृद्धि, दाम्पत्य, प्रेम, ऐश्वर्य और संतान का सुख, साथ ही साथ कुटुंबजन का भी लाभ लगभग मिलता रहता है। शुक्ल पक्ष के एकादशी के चंद्रमा, शास्त्रकार लिखते हैं, आश्रित्य चंद्र से बला बलानी ग्रहा प्रयक्षंतु शुभा शुभानी। इसका अर्थ ये होता है, शास्त्रकारों ने लिखा कि जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा व्यवस्थित होते हैं उस व्यक्ति की कुंडली के सारे ग्रह अव्यवस्थाओं में होने के बावजूद व्यवस्थित हो जाते हैं, है ना। क्या कहा कि जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा व्यवस्थित हैं उस व्यक्ति की कुंडली में सारे ग्रह अव्यवस्थित होने के बावजूद व्यवस्थित हो जाते हैं। और कृतिका नक्षत्र ये सूर्य का नक्षत्र है और इसके स्वामी देवता अग्नि देवता हैं। तो कृतिका नक्षत्र पे वैसे तो ये सूर्य का नक्षत्र है, पर वस्तुतः इस पे जो अधिकार होता है वो अग्निदेव का होता है। तो ओम अग्नये नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार करना चाहिए। और जब कभी भी कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो, चिंतन से संबंधित समस्या हो, मानसिक विकृति हो, कोई मार्केश वगैरह चल जाए, तो आप इसी मंत्र का, मतलब ओम अग्नये नमः, इसी मंत्र का जप कम से कम 10,000 बार करवा लीजिए। अगर 10,000 बार शास्त्रोक्त इसका जप कर लेते हैं, जैसे ओम अग्नये नमः का, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और नक्षत्र, प्रत्येक नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति किसी न किसी दोषों के साथ उत्पन्न होता है, तो इस नक्षत्र में जन्मे जो होने का जो दोष होता है वो समाप्त हो जाता है। तो मेरे कहने का अर्थ इतना है कि जब कभी भी स्वास्थ्य में चिंता हो, आर्थिक परेशानी हो, परिवार में कोई मतभेद हो या किसी भी प्रकार की परेशानी हो, तो आप ये काम ओम अग्नये नमः का कर सकते हैं। इसके बाद कृतिका नक्षत्र
सूर्य का नक्षत्र होता है, सूर्य एकादशवें भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ स्थान में बैठे हैं दो दो शुभ ग्रहों के संग। मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी कुंडली के सूर्य दशम स्थान को देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं, और कम से कम दशम स्थान के अधिपति उच्च के होकर के शौर्य योग लगा रहे हैं और शनि से दृष्ट हैं। तो दशम भाव पे शनि का प्रभाव, या दशमेश पर शनि का प्रभाव, दशम भाव पर गुरु का प्रभाव, दशम भाव पर सूर्य का प्रभाव, दशम भाव पर शुक्र का प्रभाव। तो ये एक अच्छी बात होगी व्यक्ति के करियर को और आगे बल देने के लिए, क्योंकि दशम स्थान पे जितने ग्रह बैठे हों या जितने ग्रह देख रहे हों सारे अच्छे परिणाम देने वाले हो जाते हैं और इनकी दशाएं लगभग जातक के लिए अच्छी हो जाती हैं। शुक्ल योग वाणिज्यकरण, मन करे तो व्यापार भी कर लीजिए। और शुक्ल योग में जन्मे होने से व्यक्ति दैदिव्यमान स्वरूप, उसको लंबी बीमारी नहीं होती है। हाँ, पर एक जो परेशानी है कि चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं, उस पर शनि की दृष्टि है जो इस कुंडली के लिए पंचमेश और चतुर्थेश होते हैं, और उनके ठीक पीछे राहु बैठे हैं। वही चंद्रमा जो यहाँ बैठे हैं वो मीन राशि में बैठे हैं, इसके कारण, और गुरु के प्रभाव में आ रहे हैं जो इस कुंडली के लिए 12वें भाव के स्वामी होते हैं। तो कई बार छोटी मोटी परेशानियां भी देखने को मिलती हैं, हालांकि चंद्रमा की दशा में ऐसा देखने को मिल रहा है। पर मैं एक बात कहूँगा तो यहाँ चंद्रमा ठीक हैं, और सबसे अच्छी बात है कि वो पूर्णेंदु बना रहे हैं, आपको धनवान भी बना रहे हैं, सुखी भी बना रहे हैं, और व्यवस्थाओं में रहने वाला भी बना रहे हैं। अष्टम भाव के चंद्रमा, शास्त्रकार ये लिखते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा होते हैं उस व्यक्ति के घर में निरंतरता से वैद्य डॉक्टर आते जाते रहते हैं, और उसके घर में नित्य काढ़ा बनता रहता है। मतलब उनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहती है, और छोटी मोटी बीमारियां ही होती हैं, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती, पर फिर भी ये परेशानी रहती है। हमें इम्यून ठीक रखना होगा, हमारी दिनचर्या ठीक रहे इसका ध्यान रखना होगा। इतना ही नहीं, अगर आप चंद्रमा अष्टम भाव में लेकर के बैठे हैं तो अपने माता से संबंध अच्छे रखिए, और पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखें, ससुराल वालों से संबंध अच्छे रखें। और इतना ही नहीं, और भी मैं चीज़ कहूँगा, अपने मन को अव्यवस्थाओं में न ले जाएं, दुखी न हो। चंद्रमा पे शनि की दृष्टि पड़ती है तो कई बार व्यक्ति दुखी थोड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ या ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, कुंठा प्रवृत्ति मूलक जो होता है वो व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है। मतलब व्यक्ति त्याग तपस्या से थोड़ा कम होता है, तपस्वी थोड़ा कम होता है, वो सुखानुभूति या सुख के पीछे भागने वाला होता है। वैश्य वर्ण और राक्षस गण होगा, जिसके कारण राजसिक प्रभाव और तामसिक प्रभाव होगा। राजसिक प्रभाव का अर्थ कि व्यक्ति के जीवन में रजस तत्व की प्रधानता होगी, या वो सुख उपभोग के वस्तुओं के पीछे भागेगा। और तमस तत्व की प्रधानता के कारण कई बार व्यक्ति जैसे मर्जी वैसे रह लेगा, राक्षस गण के कारण गंदा भी रह ले, कुछ भी भोजन कर ले, किसी से भी वार्ता कर ले, कैसे भी जीवन बिता ले, और आक्रामक रवैया रखने वाला भी होता है। तो कहने का अर्थ है ये मेरा कि हमारा पंचांग ऐसा बना है जिसमें सबसे अच्छी बात है कि आपकी कुंडली के चंद्रमा व्यवस्थित हैं और बहुत अच्छे बैठे हैं, जिनका परिणाम जातक के लिए लाभान्वित करने वाला होगा। ये आपकी कुंडली का पंचांग था जो लगभग 6 मिनट का बना हुआ है। अभी आगे मैं इस कुंडली पे लग्न, नवांश और दशमांशा कुंडली में कौन से ग्रह कैसे बैठे हैं मैं इसका निरूपण कर देता हूँ। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपका ध्यान आपके पंचांग पे बताया है। अब बहुत ध्यान से समझेंगे। बहुत कुंडली को जब आप गंभीरता से समझने लगते हैं तो आपका हल आपके साथ में उपस्थित हो जाता है। तुला लग्न की कुंडली है जो मूलतः 7 नंबर यहाँ बनना चाहिए था, वो लग्न में बन गया। तो कोई इससे बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये मैनेज करने वाली राशि होती है। इसमें एक कमज़ोरी ये होती है कि व्यक्ति जो निर्णय कह देगा उससे पलटेगा नहीं। और एक परेशानी और भी होती है कि तुला लग्न वाले निर्णय सुना दें और निकल लें, फिर आपको उसमें हाँ बोलना है कि ना बोलना है, आपको उससे क्या असर पड़ रहा है क्या नहीं, माता पिता को क्या उससे असर होगा, उनको कितना दुख तकलीफ होगा, उस पर उनका ध्यान नहीं जाता है। इस वजह से कई बार इसे मतलबी राशि भी मैं कहता हूँ, जैसा शास्त्रों ने भी लिखा है। और इस कुंडली में एकादशवें भाव के अधिपति सूर्य होते हैं, बैठे हैं कहाँ, चतुर्थ भाव में। तो ये एक अच्छी बात है और सबसे अच्छी बातों में से एक बात। एक और अच्छी बात जो इस कुंडली में है कि पराक्रम भाव के तृतीय दशम भाव के स्वामी नवम भाव के स्वामी नवम भाव को देख रहे हैं। तो यो भावो स्वामी दृष्टो युतोवा, भाव का स्वामी अगर कोई शुभग्रह हो या पापग्रह हो, अगर भाव को देख रहा है तो उसकी वो वृद्धि करता है।
लग्न के अधिपति दिग्बली हैं और गुरु के साथ बैठे हैं जो छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो लग्नेश का संबंध जब कभी भी त्रिक भावों से होता हो, जैसे तीसरे, छठे, आठवें और एकादशवें भाव के स्वामी, 12वें भाव के स्वामी से, तो वो कई बार थोड़ा बहुत संघर्ष बढ़ाते हैं। तो मतलब मेरे कहने का यहाँ ये भी होगा कि जो लग्नेश तीसरे भाव के स्वामी के साथ यहाँ बैठे हैं, गुरु और शुक्र और सूर्य लाभेश, तो लाभ, लग्न और पराक्रम तीनों एक साथ चतुर्थ भाव में बैठ गए। तो बहुत ध्यान से समझिए। तो लग्नेश दिग्बली हो गए, उन पे मंगल की उच्च दृष्टि प्राप्त हो गई, उनके ठीक पीछे बुध जैसा शुभग्रह बैठ गया, लाभेश के संग बैठ गए, लाभ और लग्न का असर केंद्र में हो गया और पराक्रमेश भी जन्म कुंडली के केंद्र में आ गए। छठवें भाव के स्वामी भी होते हैं। तो सिद्धांत क्या लिखता है कि जब छठवें भाव के स्वामी चतुर्थ स्थान से संबंध बनाते हों तो व्यक्ति नौकरी करने वाला या नौकरी पेशा करे या व्यापार करे, किसी भी तरीके से वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहेगा और उसका दिमाग बिल्कुल ही शांत स्पष्ट होता है। हालांकि एक बात और भी जो थोड़ी अजीब सी है कि इनका दाम्पत्य, इनका पारिवारिक सुख जैसा आप दूर से देखेंगे जितना स्पष्ट दिखेगा या जितना अच्छा दिखेगा, जैसे जैसे आप उनके नज़दीक जाते जाएंगे वैसे वैसे उसमें थोड़ी सी सेंध नज़र आएगी या थोड़ी कमज़ोरी या थोड़ा कलह दिखेगा। ये सूर्य करते हैं, लेकिन चौथे भाव के सूर्य फिर भी प्रसन्न माने गए हैं नौकरी वगैरह के मामले में। लाभेश का छठे भाव से संबंध, लाभेश का छठवें भाव के अधिपति के साथ चतुर्थ भाव में जाकर के दशम भाव को देखने से कारोबार में कभी कभी प्रतियोगिता भी देखने को मिलती है। तो ये इस कुंडली में अच्छी बात क्या हो सकती है? तो इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है कि चंद्रमा व्यवस्थित है, पंचम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव पे मंगल की दृष्टि जो सप्तमेश होकर के बैठे हैं, नवम भाव के स्वामी नवम को देख रहे हैं, लाभ के स्वामी चतुर्थ में, लाभ भाव पे मंगल का प्रभाव भी अच्छा होता है और इसे बहुत ही बेहतरीन कहा गया है। नवमांश कुंडली में अच्छी बात क्या है कि यहाँ के पंचम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं, दशम भाव में बैठे हैं, ये अच्छी बात है। बुध यहाँ भी धनुराशि में, यहाँ भी धनुराशि में वर्गोत्तम हो जाने से शास्त्रकार क्या लिखते हैं? व्योमस्त पाताल विलग्न भानाम वदंति नामानि मुनिन्द्रजाला तत्कंटकम केंद्र चतुष्टयम च वर्गोत्तमो तत्स्वनवांसकास्तु। वर्गोत्तम ग्रह बली होता है तो आपकी कुंडली के भाग्येश जो धनुराशि में वर्गोत्तम हो गए। यहाँ गुरु कन्या राशि में बैठे हैं, यहाँ मकर राशि में बैठे हैं, अपने से 5 घर आगे बैठे हैं, 9 घर आगे 5 घर आगे, तो गुरु भी बलवान हो गए। इसका अर्थ है कि इस कुंडली के पराक्रमेश और भाग्येश दोनों बलवान हो गए। सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, यहाँ शुक्र लग्नेश होकर के दिग्बली थे, यहाँ उच्च के हो गए, कौन हो गए? भाग्य भाव के स्वामी। तो इसका अर्थ क्या निकला? तो कि गुरु भी बलवान हो गए, शुक्र भी बलवान हो गए और बुध तो वर्गोत्तम है ही। तो इसका अर्थ है कि गुरु कौन है? पराक्रमेश, मतलब व्यक्ति का पराक्रम परिणाम देगा। वो ये शिकायत नहीं करेगा कि मैं मेहनत करता हूँ पर मुझे फल नहीं मिलता है। दूसरा कि इस कुंडली के भाग्येश वर्गोत्तम हो जाने से व्यक्ति को भाग्य का लाभ, ऊंची शिक्षा, ऊंची यात्रा, विदेश यात्रा, अच्छा व्यापार, सब ठीक है। उसके बाद कौन वर्गोत्तम? शुक्र उच्च के हुए, तो लग्नेश ही यहाँ दिग्बली थे और यहाँ उच्च के भी हो गए। मतलब ये है कि शुक्र के वर्गोत्तम या बलवान हो जाने से कुंडली और भी ज़्यादा प्रबलता से परिणाम देने वाली हो जाएगी। उसके बाद ध्यान से देखिए, तो गुरु भी ठीक है क्योंकि यहाँ मकर राशि में बैठे थे, यहाँ से 9 घर आगे बैठे हैं, तो गुरु का फल ठीक हो गया। धन भाव के स्वामी होकर के धन भाव को देख रहे थे। और एक बात और है कि गुरु बुध की राशि में और बुध गुरु की राशि में, तो ये गुरु और बुध का जो नवांश में परिवर्तन हुआ है ये प्राण कुंडली कही जाती है। नवांश कुंडली को प्राण चक्र कहा गया है और इस आधार पर कि अगर नवांश कुंडली में बेहतरीन योगों की स्थिति बन रही है, बहुत सारे राजयोग नवांश कुंडली में बन रहे हैं, तो कुंडली बहुत व्यवस्थित और बहुत अच्छी हो जाती है। फिर धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, दाम्पत्य, परिवार, नौकरी, सुख, सौख्य सब मिलता रहता है। तो कुल मिलाकर के लग्न और नवांश कुंडली में आपने क्या बात कही कि एक अच्छी स्थिति पोजीशन के हिसाब से मिल रही है। यहाँ के पंचमेश यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं और यहाँ के लग्नेश केंद्र में, यहाँ के लग्नेश केंद्र में, लग्न से केंद्र में गुरु, लग्न से केंद्र में सप्तमेश पापग्रह होकर के लाभेश केंद्र में हो गए, लग्नेश केंद्र में, लग्न से केंद्र में गुरु, द्वितीय भाव के स्वामी जन्म कुंडली के लग्न में धनवान योग बना दिए। तो इतनी सारी जब विलक्षणता कुंडली को मिल रही है तो चिंता काहे की? का करी है नवग्रह रंक जब हो हरि के संग। तो सिद्धांत करते हैं ये भी बात कही है आचार्यों ने, हमारे आचार्य पराशर ने लिखा कि जितने भी ग्रह होते हैं वो सब भगवान ही हैं। सूर्य भगवान राम हैं, चंद्रमा भगवान कृष्ण हैं, मंगल नृसिंहावतार हैं, बुद्ध बौद्धावतार हैं, गुरु वामनावतार हैं, शुक्र परशुरामावतार हैं, शनि कच्छप अवतार हैं, राहु वाराह अवतार हैं और केतु मीनावतार हैं। तो ये भगवान के सब अवतार हैं। और कुंडली में जब एक से अधिक ग्रह वर्गोत्तम होते हों, बलवान होते हों, भावों से संबंध में अच्छे जाते हों तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। अब यहाँ से मैं आपका ध्यान थोड़े से लग्न कुंडली में बैठे ग्रह उनके नक्षत्रों पे लेके आता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं और किस तरीके का
उनकी किस तरीके का उनका असर आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। आइए बने रहिएगा अंतिम तक। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, लग्न का मान 14 अंश का है जो कि प्रबुद्ध है और इसे बलवान लग्न कहते हैं। और लग्न के बलवान होने से सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि व्यक्ति का चरित्र, चिंतन, व्यवहार, स्वभाव, स्वास्थ्य, आयु और निर्णय, ये सारे परिपक्व होते हैं और अच्छा होता है। लग्न में केतु और मंगल दोनों मित्र होते हैं, इस वजह से थोड़े बहुत अनुभवों के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है। मतलब कभी कभी दुर्घटना भी होती है, चोट चपेट की घटनाएं भी, क्योंकि मंगल शनि राहु केतु का प्रभाव, या फिर जब कभी भी अष्टम भाव से पड़ता है तो मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ है, शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ है और चंद्रमा खुद अष्टम भाव में बैठे हैं। इस वजह से चोट चपेट के कारण कई बार दुर्घटना के योग शनि मंगल और चंद्रमा की दशा में बन सकते हैं, हमें उसका ध्यान रखना होगा। मंगल 28 अंश के बैठे हैं भ्रातृ कारक होकर के, क्योंकि 28 अंश के बैठे हैं और 29 अंश 30 कला के बुध बैठे हैं और 29 अंश 1 कला के गुरु बैठे हैं। तो जरा ध्यान से देखें तो बुध जो भाग्य भाव के स्वामी हैं वो आत्मकारक हो गए, और उसके बाद गुरु 29 अंश 1 कला के हो गए अमात्य कारक, और तीसरे नंबर पे मंगल 28 अंश के बैठे हैं तुला राशि में, तो भ्रातृ कारक हो गए। इस हिसाब से मंगल, बुध और गुरु इस कुंडली के सर्वाधिक अंशों वाले ग्रह हो गए। अब सर्वाधिक अंशों के आधार पर जब आप इष्ट की आराधना की बात पूछेंगे तो सर्वाधिक अंशों के साथ 29 अंश 30 कला के साथ बुधदेव आत्मकारक ग्रह हैं, और जैमिनी ज्योतिष के सिद्धांत के आधार पर नवांश चक्र में बुधदेव बैठे हैं धनु राशि में वर्गोत्तम होकर के, इस वजह से, और उनके ठीक पीछे बजरंगबली की राशि मंगल राशि बनी है। तो व्यक्ति को शिव जी की पूजा और बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए, उनकी भक्ति आपको सर्वस्व सारे सुख दे सकती है। दिन की शुरुआत अगर हो सके तो देवी कवच से शुरू करें। जिस जगह पे बैठ के काम करते हैं उस जगह को सिद्ध करिए, उस कुर्सी पे किसी को मत बैठने दीजिए, उस जगह पे एक सिंहासन लगाइए या बनाइए। उस कुर्सी को सिद्ध करने के लिए नित्य उस कुर्सी पे बैठ करके अपने गुरु मंत्र का जप करें, या फिर ओम अग्नये नमः जिस मंत्र का मैंने जप कहा था करने को, उस मंत्र का अधिक बार जप किया करें। जब कभी भी खाली हो उस कुर्सी पे किसी को बैठने न दें और अपनी कुर्सी पे बैठ करके और इसी मंत्र का जप करें, और आसन उसे लगाएं, मतलब एक आसनी वहाँ पे बिछा दें। अगर हो सके तो ऊन का कंबल भी, भेड़ी के ऊन का जो कंबल होता है वो भी उस आसन पे बिठा दें, कुर्सी पे बिठा दें। उसके बाद वहीं से अपने जो भी काम, व्यापार व रोजगार वगैरह जो करते हैं वो सब करें। ये कुंडली धन घूम फिर करके भी कमा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस कुंडली का चतुर्थ भाव बलवान बना हुआ है, मैं इसे कमज़ोर नहीं कहूँगा। केतु वहाँ 11 अंश के बैठे हैं, लग्न ठीक है, मंगल 28 अंश के बैठे हैं, इस वजह से सामान्यतया यहाँ व्यक्ति के पराक्रम का परिणाम मिलता है, व्यापारिक योग अच्छे मिल जाते हैं। कई बार विवाहेतर संबंध भी होते देखे गए हैं, क्योंकि शास्त्रकार ये कहते हैं कि सप्तम भाव के स्वामी जब कभी भी लग्न में बैठते हों तो व्यक्ति विवाहों के बाद भी संबंध में जाते हुए देखा जाता है। शनि बैठे हैं 13 अंश के अनुराधा नक्षत्र, अपने ही नक्षत्र में बैठा ग्रह बली होता है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास मोटी धन प्राप्त होती है, मोटे धन का वो स्वामी बनता है। ऐसी स्थिति में कि जब जन्म कुंडली के एक ही भाव से शनि मंगल का संबंध बन जाता है तो कई बार चिंतन और भी या चिंताएं बढ़ा देते हैं। इस वजह से स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, चोट चपेट की घटनाओं का ध्यान रखना होगा, विष वाले जानवरों से सावधान रहना होगा, विष प्राण न कोई करा दे, कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र न कर रहा हो, इन सभी विषयों का ध्यान रखना होगा। शनि 13 अंश के बैठे हैं मातृकारक होकर के, 13 अंश के होंगे तो चौथे नंबर पे आ जाएंगे। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि अनुराधा नक्षत्र में है तो अपने नक्षत्र का बैठा ग्रह भी बलवान होता है। इस वजह से आपकी कुंडली का जो सर्वोत्तम और सबसे बलवान ग्रह है या योग कारक ग्रह है, राजयोग कारक ग्रह है शनि, वो आपकी कुंडली में अपने नक्षत्र में बैठे हैं और चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह को देख रहे हैं या चंद्रमा से दृष्ट हैं या उनके पीछे मंगल केतु बैठे हैं, तो शनि का प्रभाव थोड़ा बहुत तो पंचम भाव और चतुर्थ भाव थोड़ा बहुत कभी कभी परिवार से परेशानी, मानसिक परेशानी, कंसंट्रेशन में गड़बड़ी, नींद ना आना, बेवजह की बातों में कई बार नेगेटिविटी हो जाना या नेगेटिव बर्ताव करना, ये सभी देखने को मिल रहा है। कड़वा बोल देना, अपनी वाणी को अपने उम्र से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना, ऐसा ये सब सारी चीज़ें द्वितीय भाव के शनि देते हुए नजर आ रहे हैं। वृश्चिक राशि में बैठे हैं और वृश्चिक राशि मूलतः अष्टम भाव की राशि है, इस वजह से कभी कभी ये रोग भी देते हैं, मतलब ये कई बार वात जनित समस्या भी देने वाले बनते हैं, या व्यक्ति की वाणी जो होती है वो कर्कश होती है, कठोर होती है, या बड़ा ही कई बार खूंखार बोलने वाला हो जाता है। कुटुंबजनों से मतभेद, शनि की महादशा में धन को लेकर के परेशानी और पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तृतीय भाव में बुधदेव बैठे हैं 29 अंश के, सर्वाधिक अच्छे ग्रह बन रहे हैं। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं और मैं समझता हूँ कि ये
बहुत ठीक बैठे हैं, कोई खराबी वहाँ भी नहीं है। चतुर्थ स्थान में सूर्य बैठे हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में वो भी बैठेंगे मकर राशि में। शुक्रदेव 7 अंश के, सूर्यदेव 6 अंश के, गुरु 29 अंश के बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि शुक्र और बुध यहाँ पे दोनों अस्त हो जाएंगे। तो सूर्य ने शुक्र और बुध और शुक्र दोनों को अस्त किया है। पर एक बात बड़ी अच्छी है कि दोनों ही ग्रह अस्त होने के बावजूद भी लगभग आपको परिणाम देते रहेंगे, क्योंकि एक लग्नेश है, चतुर्थ भाव में दिग्बली है, तो अस्त है तो थोड़ा बहुत व्यक्तित्व के निर्धारण में थोड़ी बहुत कमजोरी होती है। कई बार व्यक्ति को अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे शुक्र जो है वो आपको आपकी स्थिर संपत्ति से थोड़ा दूर भी ले जाएंगे और कभी कभी आपको उसमें मनोवांछित परिणामों में विलंब भी देते हैं। पर हालांकि बुधदेव अस्त होने के बावजूद भी परिणाम करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि बुध अस्त हुए हैं, वक्री नहीं हुए हैं। अगर अस्त के साथ वक्री हो जाते तो ये परिणाम ज़्यादा नुकसान वाला कर देते। और पंचम भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में बैठना बहुत अच्छा होता है। विद्या, बुद्धि, विवेक, धन, मान, पद, प्रतिष्ठा आदि होती है। छठे भाव के स्वामी का दशम भाव को देखना, कारोबार अच्छा रहता है, नौकरी भी व्यक्ति कर सकता है, व्यापार के योग भी लगभग बने हुए हैं। सप्तम भाव के स्वामी का सप्तम को देखना, दाम्पत्य, परिवार, नियमित दिनचर्या, पड़ोसियों के साथ संबंध और आक्रामक रवैया अपनाना, और कभी कभी नींद के साथ समझौता कर लेना या फैशन में आकर के बहुत ज़्यादा धन व्यय कर देना, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं बनी हुई हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा उच्च के बैठे हैं, शौर्य योग लगा रहे हैं। गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग बनेगा। शुक्र के कारण राजयोग कई प्रकार का बनेगा, जो कि व्यक्ति को शुक्र, गुरु, सूर्य और साथ ही साथ शनि के साथ बुध, ये सारे ग्रह आपकी कुंडली में लगभग बेहतरीन परिणाम करने वाले ग्रह बन रहे हैं। नवम भाव के स्वामी का प्रभाव में अच्छा रहना, ये बहुत अच्छी बात है। नवमेश वर्गोत्तम यानी कि भाग्य वर्गोत्तम और बलवान। दशम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना, ये कोहू योग लगाता है और कई बार इसे शौर्य योग भी कहते हैं। मतलब व्यक्ति को अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के उसे कोई भी चीज़ प्राप्त होती है। मतलब चंद्रमा की दशा में हमें अपने स्वास्थ्य का, अपने घर में कलह का, परिवार के साथ मतभेद का और व्यापार का विशेष ध्यान रखना ही होगा। एकादशवें भाव के स्वामी का चतुर्थ स्थान में बैठना, माता से सुख, बड़े भाइयों से सुख, बड़े भाइयों के साथ संबंध, माता और पिता के लिए भाग्यशाली होना, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। दान पुण्य पूजा पाठ भी व्यक्ति की कुंडली में लगभग बहुत अच्छा बना हुआ है, कमजोरी नहीं है। एकादशवें भाव के बाद 12वें भाव के स्वामी का तृतीय भाव में बैठना, थोड़ी पराक्रम करने की आवश्यकता महसूस होती है। नवांश कुंडली में केंद्र लगभग खाली है और मंगल कमज़ोर हो रहे हैं। यहाँ पे मंगल जो बैठे थे वो तुला में बैठे थे, हालांकि यहाँ तुला में और यहाँ मिथुन में, तो ये यशमान पद प्रतिष्ठा यहाँ भी देंगे। पर सामान्यतः हमें उस दशा काल में पति पत्नी के बीच मतभेदों को कम करना होगा और कई बार पत्नी को रुग्णता देखने को मिल जाती है। हालांकि द्वितीय भाव में जो शुक्र, चंद्रमा और सूर्य बैठे हैं वो विवाह को चलाने वाला और विवाह में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं रखने वाला भी दिखा रहे हैं। ये बात नवमांश की है। नवांश कुंडली में बुध बढ़िया है, नवांश कुंडली में शनि अच्छे हैं, नवांश कुंडली में शुक्र अच्छे हैं, नवांश कुंडली में लगभग चंद्रमा भी ठीक बन रहे हैं। पराक्रम वगैरह का सुख बढ़िया मिल जाएगा। एकादशवां भाव लग्न कुंडली के पंचम भाव के स्वामी और लग्न कुंडली के बाद नवमांश कुंडली के लग्नेश यहाँ भी लग्नेश बनते हैं। शनि लग्न में, सूर्य केंद्र में, शुक्र त्रिकोण के अधिपति। बहुत अच्छी बात है इस कुंडली का कि व्यक्ति करियर से संतुष्ट है और रहेगा। लग्न पे गुरु की दृष्टि, छठे भाव पे मंगल राहु का प्रभाव, कई बार दाम्पत्य का उतना बढ़िया लाभ व्यापार में नहीं मिलता है। बुध यहाँ स्वग्रही है, इस वजह से व्यक्ति खोजबीन करता है, रिसर्चर होता है, वैज्ञानिक पद्धति से जीने वाला भी होता है। द्वितीय भाव में जो चंद्रमा बैठे हैं वो होते हैं छठे भाव के स्वामी होकर के, इस वजह से कभी कभी व्यापार में ऋण वगैरह या कारोबार में ऋण लेना भी पड़ता है। तो ये आपकी कुंडली की सामान्य बात है। मुख्य बात, व्यवहार ठीक है, धन ठीक है, पराक्रम और बढ़ाना चाहिए, कम्युनिकेशन और बेटर आप कर सकते हैं। इस कुंडली में मानसिक सुख थोड़ा कमज़ोर है, मन थोड़ा जला हुआ सा है, उसको ठीक करने के लिए नींद अच्छी लें, कुल देवता की पूजा स्वयं से करें, वास्तु देवता की पूजा स्वयं से करें, घर की सफाई खुद से करें, गाय की सेवा करें। इसके अतिरिक्त घर की सफाई के साथ साथ नौकर चाकर इनका ध्यान रखें और इनसे कभी भी बुरा बर्ताव न करें। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में अगर मैं बात कर दूं तो यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान और दाम्पत्य में कभी कभी मतभेद शनि की दशा में देखने को मिलेगा। नौकरी और व्यापार में से नौकरी ज़्यादा अच्छी है, व्यापार सामान्यतया कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी का योग उतना बढ़िया नहीं लगा हुआ है। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो हमें कंसंट्रेशन पे फोकस करना है, नियमित दिनचर्या का पालन करना है और माता के साथ संबंध और पिता के साथ संबंधों को उच्चतम स्तर पर ले जाकर के स्थापित भी करना होगा।
भाग्य को बल देने के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत जो शुक्ल पक्ष वाला होता है, और साथ ही साथ एक ओपल और साथ ही साथ एक पन्ना, अगर आप दोनों में से कोई भी चाहें तो धारण कर सकते हैं। सफ़ेद पुखराज भी इस कुंडली में धारण किया जा सकता है। इस कुंडली के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा 100% बहुत अच्छी है, क्योंकि दशम स्थान की सुरक्षा गुरु स्वयं, शुक्र स्वयं और सूर्य स्वयं कर रहे हैं। इस वजह से ये कुंडली कभी भी कानूनी पचड़े में नहीं फंसेगी, कानून के चक्कर में नहीं जाएगी, कोर्ट केस कचहरी का कोई मामला आपको परेशान नहीं करेगा। लाभ आप जितना चाहते हैं उससे ज़्यादा आपको मिल जाएगा, और ऋण में ये कुंडली नहीं रहेगी। दिन आपकी कुंडली के लिए शुक्रवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा। अंक 5 और 8 बहुत अच्छे रहेंगे। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली पश्चिम दिशा की तरफ जा सकती है। भवन जिसमें आप प्रवेश कर सकते हैं मीन मेष वृष, तो उत्तर दिशा के मकान में आपका रहना बहुत अच्छा रहेगा, उत्तम है, सर्वोत्तम है। मित्रता आप कुंभ और मिथुन वालों से कर सकते हैं, शत्रुता न करें धनु मेष और सिंह वालों से। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में नक्षत्र जो अच्छा रहेगा, कृतिका नक्षत्र में दान करना अच्छा रहेगा। विशाखा तो उतना बढ़िया नहीं है, पर उत्तराषाढ़ा, अनुराधा, स्वाति और पुनर्वसु के साथ पुष्य और हस्त नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए उत्तम रहेंगे। पत्नी के लिए स्वास्थ्य में कमजोरी राहु की दशा के साथ शनि और मंगल की दशा में रहेगा। आपका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है अरिष्ट चक्र के आधार पर। गुरु की दशा में कफ और पेट संबंधित परेशानी होगी। शनि की दशा में हृदय क्षेत्र परेशान हो सकता है। राहु और केतु की दशा में मन और निर्णय दोनों अव्यवस्थित होंगे। शनि की दशा में कई बार निद्रा भी परेशान कर सकती है। बाकी सूर्य और शुक्र की दशा में नेत्रों से संबंधित परेशानी और पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, जो छोटी छोटी है, कोई बड़ी बात नहीं है। माता और पिता के लिए गुरु का प्रभाव ठीक है। मंगल की दशा में माता के स्वास्थ्य की चिंता आपको सता सकती है। चंद्रमा की दशा में पाचन तंत्र माता का परेशान हो सकता है। संतान को लेकर के आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा और मंगल दोनों और गुरु साथ में ठीक बैठे हुए हैं। इस कुंडली के लिए पूजा पाठ होता रहेगा। चंद्रमा की महादशा में तीर्थ यात्रा, दर्शन पूजन होता रहेगा। ये सब चीज़ें कुंडली में देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो मैंने नक्षत्र पे चर्चा कर दी है। ग्रहों के अवस्था के हिसाब से सूर्य और चंद्रमा, मंगल और बुध, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध। सूर्य 25% का परिणाम कर रहे हैं, चंद्रमा भी 25% का कर रहे हैं, मंगल और बुध 25% से भी कम परिणाम कर रहे हैं। इस वजह से हमें गणेश चतुर्थी मैंने बताया है। और साथ ही साथ बजरंगबली के 12 नामों का उच्चारण नित्य 12 बार करना है। गुरु 25%, शुक्र 25% से कम, लगभग 25% सारे ग्रह हैं, जिसमें से शनि, राहु और केतु में से शनिदेव इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, 100% परिणाम कर रहे हैं। और शनिदेव इस कुंडली के अगर 100% परिणाम दे रहे हैं तो क्या होगा, तो व्यक्ति का दर्शन अच्छा होगा, व्यक्ति का दृष्टिकोण अच्छा होगा, न्यायप्रियता सही होगी, कर्तव्य पथ उजागर रहता है, अनुशासन ठीक रहता है, वाणी कठोर और प्रगल्भ होती है, शंख की भांति वाणी होती है, उम्र से ज़्यादा अच्छी और ऊंची वाणी बोलता है। तो ये सब शनि का प्रभाव, और देर से ही सही द्वितीय भाव परिणाम का होता है। तो परिणाम सारे ही मिलेंगे। आपको अपनी सकारात्मक विचारधारा का त्याग नहीं करना चाहिए। क्लियर है? अब इसमें मैं क्या बता सकता हूँ? अब इसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो ग्रह बैठे हैं उसमें से किसको कहाँ बैठना चाहिए था। मंगल को यहीं बैठना चाहिए था या तो यहाँ बैठना चाहिए था। अगर यहाँ बैठ जाते तो भी ठीक होता, पर फिर भी वो लग्न में बैठे हैं। तुला राशि के मंगल उतने अच्छे होते नहीं हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति की प्रवृत्ति को गड़बड़ करते हैं। यहाँ पे कई बार कामोत्तेजक भावनाएं बढ़ जाती हैं। ये कई बार व्यक्ति की श्रृंगारिक वस्तुओं के प्रति लगाव और दर्शन थोड़ा बढ़ जाता है। केतु यहाँ बैठे हैं, इस वजह से वो ठीक हैं, पर अनुभवी ज़्यादा बना रहे हैं और थोड़ा कंफ्यूज भी कर रहे हैं। द्वितीय भाव में जो शनि बैठे हैं उनको या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ बैठना चाहिए था, या तो यहाँ भी बैठना चाहिए था। यहाँ भी बैठते तो कोई बुरी बात नहीं थी, पर द्वितीय भाव में बैठे इस वजह से कुछ परिणाम में विलंब होता है, पर वस्तुतः वो हाँ ही में परिणाम करेंगे। बुध को यहाँ नहीं बैठना चाहिए था। भाव को अगर नहीं देख रहे होते तो बुरा होता। बैठे हैं, ठीक है, बैठे भी हैं और वर्गोत्तम भी है, इस वजह से ठीक हो गए हैं। मतलब भाग्य भाव के स्वामी का तीसरे भाव में जाना उतना अच्छा नहीं होता, ये भाग्य भंग योग लगा देता है। पर अगर वर्गोत्तम है तो अच्छे हैं। और अगर एकादशवें में बैठ जाते या लग्न में बैठ जाते या यहाँ बैठ जाते तो और अच्छी बात हो सकती थी। यहाँ भी बैठे हैं तो थोड़ी ठीक ठाक। सूर्य को यहीं बैठना था या यहाँ या यहाँ या तो यहाँ, पर बैठे हैं जहाँ, वहाँ वो थोड़े बहुत घर्षण के साथ परिणाम करेंगे। शुक्र को यहीं बैठना चाहिए था, यहीं बैठे हैं। गुरु को यहाँ बैठना चाहिए था, यहाँ 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 और यहाँ ठीक बैठे हैं।
उनका नीचभंग राजयोग मंगल के कारण हो रहा है, इस वजह से ये अपने आप में एक महान बात होगी। राहु को यहाँ नहीं बैठना चाहिए था, ये मारक हो जाएंगे। मंगल, राहु और कई बार शनि की दशा मारक हो जाएगी। शास्त्रकार लिखते भी हैं कि सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम मरणम मारके शस्य त्वशायाम प्रवदित सुधि ही। तो सप्तम भाव में राहु शनि मारक हो जाते हैं और कई बार अपना वो मारक प्रभाव बढ़ा देते हैं अपनी दशा काल में। इस वजह से शनि और राहु मंगल केतु की दशा मारक चलेगी योग कारक होने के बावजूद। शनिदेव चंद्रमा अष्टम भाव में है, ये मेहनत करवा करके तब आपको परिणाम देने की स्थिति में होंगे। जितने भी ग्रह हैं जन्म कुंडली के अदृश्य क्षेत्र में बैठे हैं, लग्न से लेकर के सप्तम भाव में सारे ग्रह खत्म, एकमात्र ग्रह चंद्रमा बचे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति के जीवन में शत्रुता रहती है, शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए, विषम परिस्थितियों का निर्माण न हो। इस वजह से अपने नियमित दिनचर्या का पालन करें और जितना ज़्यादा हो सके पौष्टिक आहार लिया करें, मसालेदार चीज़ों से बचें, वाणी खराब ना करें, शत्रुओं से सावधान रहें, घर की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। और चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा से पंचम भाव में सूर्य बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा से छठे भाव में केतु बैठे हैं, ये रोगी बनाते हैं। चंद्रमा से छठे घर में मंगल बैठे हैं, ये साहसी बनाते हैं। चंद्रमा से सातवें घर में शनि बैठे हैं, ये कई बार व्यक्ति को दाकियानुस और निर्णय लेने में परेशानी या कई बार भ्रम में रहने वाला बना देते हैं। चंद्रमा से छठे भाव में बुध, निर्णय लेने में अच्छाई, मतलब इनकी दशा में व्यक्ति निर्णय अच्छा लेगा। चंद्रमा से पंचम स्थान के सूर्य बुद्धिमान बनाते हैं। चंद्रमा से पंचम स्थान नवम स्थान के शुक्रदेव भी धनवान और सुखी बनाते हैं। चंद्रमा से नवम पंचम स्थान के देवगुरु बृहस्पति यशस्वी और धार्मिक बनाते हैं। जबकि चंद्रमा से 12वें घर के राहु कई बार व्यक्ति को दाम्पत्य में परेशानी और कई बार ऋण में ले जाने वाला या अपनी दशा काल में चिंताएं बढ़ा देने वाला भी बना देते हैं। ये आपकी कुंडली है। इस कुंडली में जब कभी भी कोई शुभ कार्य करना हो तो विभिन्न वर्ग चार्ट के आधार पर, जैसे भवन, भूमि, वाहन से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना हो, खरीदना बेचना हो, तो गुरु की दशा के साथ शनि और सूर्य की दशा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। माता पिता से संबंधित अगर कोई तीर्थ कराना हो, निर्णय लेना हो, उनसे संबंधित अगर कोई भी काम करना हो तो आप शुक्र और गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। संतान से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो आप मंगल और गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंतर प्रत्यंतर में भी पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, धर्म, दर्शन, दान, पुण्य आदि करना हो तो बुध के साथ गुरु और चंद्रमा की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो या स्वास्थ्य से संबंधित ऑपरेशन वगैरह करना हो या कराना हो तो आप गुरु और चंद्रमा की दशा के साथ साथ मंगल की दशा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब आपको सिर्फ ये देखना रहेगा कि कौन सी दशा आपकी कुंडली में चल रही है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।